हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं चैप्टर हीट ट्रांसफर, जिसका नाम थोड़ा सा गड़बड़ है उसके साथ। और आज हमें लेक्चर नंबर 3 और आज हम करने वाले कंडक्शन को खत्म। ठीक है, तो बेटा अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके थे। हीट करंट स्टेडी स्टेट में क्या आता है, के ए डेल्टा टी बाय एल, के ए डेल्टा टी बाय एल, ये हम समझ चुके थे। बेटा जो जो हमने देख लिया था एक बार फटाफट से याद लाए तो सारे फॉर्मूलेज, के ए डेल्टा टी बाय एल ये देख लिया था। और इसको हम कह सकते हैं, जैसे करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस 1 बाय के एल बाय ए। दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद बेटा डेल्टा टी क्या आ जाएगा, एच आर। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है एच आर। अब सीरीज में बेटा क्या होता है, आर इक्विवेलेंट हो जाता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, है ना। सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट हो जाता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में हो जाता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। सीरीज में हो जाता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। पैरेलल में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, है ना। और बेटा सीरीज में क्या होता है, अगर दो कंडक्टर सीरीज में है इस तरीके से, तो बेटा जो हीट करंट इससे आता है वही हीट करंट इससे जाता है, और वही हीट करंट इक्विवेलेंट में हम अज्यूम करते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब जो वही हीट करंट ड्रॉ करे वही टेम्परेचर डिफरेंस पे। और पैरेलल में क्या होता है बेटा, अगर दो कंडक्टर्स अगर पैरेलल में है ना, ये और ये, यहां पर बेटा इसको हमने कनेक्ट कर दिया T1 टेम्परेचर से, और ये T2 टेम्परेचर का एक ब्लॉक है। T1 मान लो T2 से बड़ा है, तो बेटा दोनों के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, HR। तो बेटा अगर इसमें हीट करंट H1 है, रेजिस्टेंस R1 है, इसमें हीट करंट H2 है, रेजिस्टेंस R2 है, तो H1 R1 इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस और H2 R2 इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, गलत कैसे होगा, है ना। तो ये हम पढ़ चुके थे। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था, अगर एक जंक्शन बन रहा है, यहां से थर्मल एनर्जी आ रही है, यहां को जा रही है प्लस यहां को जा रही है, मान लीजिए, है ना। यहां का टेम्परेचर मान लो T, यहां का T1 है, यहां का T2 है, यहां का T3, इसका रेजिस्टेंस है R3, इसका R2 और इसका R1। तो रिलेशन क्या निकल के आया था, H1 इक्वल टू H2 प्लस H3, और उससे निकल के आया था T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0, है ना। बाकी इस पे अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेटा जो अभी तक हमने पढ़ा था, और इस पे हमने सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस इन पे हमने निपटा लिए थे। आज हमको चालू करना है नया काम। नया काम क्या है प्यारे बच्चों, आज जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 5 रेजिस्टेंस है बेसिकली। ठीक है, R1, R2, R3, R4 और ये R5। हमको ये क्वेश्चन बेटा काफी मतलब ऐसे ये मैं फिर बता दूं, ये क्वेश्चन मतलब ऐसे ये ना सारे के सारे क्वेश्चन ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से खींचे हुए क्वेश्चन है। तो बेटा वहां पर भी क्वेश्चन आता है, वहां पर मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, यहाँ पर थर्मल सर्किट है, और यहाँ पर कुछ हायर टेम्परेचर है T1, और यहाँ पे टेम्परेचर हमने मेंटेन किया T2, और मान लो T1 T2 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या होगी कि इसमें कोई हीट करंट ना जाए, मतलब दोनों का टेम्परेचर यहां और यहां का बराबर हो जाए। ठीक है, तो मतलब जो यहां का टेम्परेचर हुआ T, वही यहां का टेम्परेचर हुआ T। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप ये कह सकते हैं जो इसमें हीट करंट होगा इसमें नहीं जाना, तो वही हीट करंट इसमें जाएगा H1। जो हीट करंट इसमें होगा H2, वही हीट करंट इसमें जाएगा H2, क्योंकि इसमें तो जाना नहीं। अब बेटा ध्यान से देखो, यहां से हीट करंट इधर से इधर जा रहा है, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा या T ज्यादा होगा, डेफिनेटली T1 ज्यादा होगा T से। इधर से इधर जा रहा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा या T ज्यादा होगा, डेफिनेटली T1 ज्यादा होगा T से। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थर्मल एनर्जी इधर जा रही है बेटा, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आया समझ में। तो बेटा मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, अगर थर्मल एनर्जी इधर से इधर जा रही है और इसमें इधर से इधर जा रही है, तो इसका टेम्परेचर T1 जो है वो T से भी बड़ा है। T1 जो है वो मतलब
अच्छा दोनों टेम्परेचर T है, तो T1 T से बड़ा है। तो बेटा यहां से यहां जाने में जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है T1 माइनस टी, उसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं? T1 माइनस टी, टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR, H1 R1, और इसी को मैं कह सकता हूं T1 माइनस टी को ही मैं कह सकता हूं H2 R3। इसमें करंट नहीं है तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है ना, तभी तो करंट नहीं है, हीट करंट नहीं है, इसमें कोई थर्मल एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है। अब T माइनस T2 सिमिलरली निकाल लीजिए बेटा, अगर हीट इधर से इधर जा रही है तो इसका मतलब क्या है? T जो होगा T2 से बड़ा होगा, तो T माइनस T2 क्या है? H1R2, टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR। T माइनस T2 यहां से निकालेंगे तो H2R4। बस बेटा ये दो इक्वेशन जो है इनको डिवाइड कर दीजिए, H1 कट जाएगा, निकल के क्या जाएगा? R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ऐसी कंडीशन होगी तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें कोई हीट करंट नहीं होगा या इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होगा। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बता दे रहा हूं कि बैलेंस कंडीशन कैसे डेवलप करी, कैसे मैंने प्रूव किया ये बेटा। अगर यहां का टेम्परेचर T1 है, अगर इसमें करंट नहीं है, हीट करंट, तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस HR होता है, H जीरो है तो डेल्टा T जीरो है, तो जो यहां टेम्परेचर वही यहां टेम्परेचर, तो T1 माइनस टी हो जाएगा H1R1, T1 माइनस टी हो जाएगा H2R3। इसमें नहीं जा रहा है हीट करंट, तो जितना H2 आया वही H2 गया। T माइनस T2 हो जाएगा H1R2 टेम्परेचर डिफरेंस, और T माइनस T2 वही टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे H2R4। बस बेटा इन दोनों को डिवाइड किया, रिलेशन आ गया R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। बेटा एक बार खुद से डेवलप करिए। ऐसा करते एक बार रॉड्स हटा के ना रेजिस्टेंस बना देता हूं, अगर आपको ऐसे मुश्किल दिख रहा हो, वो आपको मतलब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा सा दिखने में आसान लगता है। फिर इसमें हीट करंट नहीं है, R1 R2 R3, सॉरी साफ लिख देता हूं, R4। यहां का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर है T2, जो यहां का टेम्परेचर होगा वही यहां का टेम्परेचर होगा। ऐसा कैसे कह सकता हूं प्यारे बच्चों में? ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इसमें कोई हीट करंट नहीं है R5 में, तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो का, तभी तो हीट करंट जीरो। बेटा डेल्टा T होता है HR, सुनिए मेरी बात ध्यान से, H जीरो है, ये चीज जीरो है, तो डेल्टा T जीरो होगा, मतलब जो टेम्परेचर यहां वही टेम्परेचर यहां, तभी तो डेल्टा T जीरो। तो बेटा T1 माइनस टी की वैल्यू लिखिए, मतलब अब इसमें अगर हीट करंट H1 है, इसमें जाना नहीं तो वही हीट करंट इसमें जाएगा। इसमें अगर H2 है तो इसमें जाना नहीं, तो जो H2 आएगा वही इसमें जाएगा। तो T1 माइनस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? H1R1, और T1 माइनस टी की वैल्यू नीचे से क्या आ जाएगी? H2R3। टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR, T1 माइनस टी इधर से लिखो टेम्परेचर डिफरेंस, या इधर से लिखो H1R1 और H2R3। T माइनस T2 की वैल्यू इधर से लिखिए H1R2, T माइनस T2 इधर से लिखिए H2R4, HR की वैल्यू बराबर करिए। अब डिवाइड करिए, H1 कट जाएगा, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4, या तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जो आपका मन करे वैसा कर लें, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीजें थी, प्रोबेबली मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझाने में कामयाब हूं, है ना। एक बार हाथ से लिख के खुद से भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार बेटा फटाफट से आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ध्यान से देख लीजिए, कुछ समझ में ना आए तो रिवाइंड करिए, दोबारा से देखिए। ये तो नहीं कह सकता हूं अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप इंटरेक्शन सेशन में पूछ लीजिए। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, ठीक है, कर ले क्वेश्चन अब। हंड्रेड जीरो, बेटा 5 रॉड से
ठीक है भाई, यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन किया हमने 100, यहाँ का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया 0, ठीक है, और ये लैग्ड है, कोई हीट सराउंडिंग नहीं, और पांचवी रॉड यहाँ पे, सॉरी बनाना भूल गया था। अब इसका कंडक्टिविटी बेटा सब एमकेएस यूनिट में है ना, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड में। इसकी कंडक्टिविटी वाली रॉड की है K1 है 4, K2 है 2, यूनिट सबका एमकेएस यूनिट है तो इसलिए K4 है 1 और K3 है 2 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया। अच्छा, लेंथ सबकी 1 है, एरिया सबका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी रॉड्स की लेंथ 1 है और एरिया सबका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है भैया। कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सेटअप, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सेटअप। बेटा इसके मैं आपको 4 पार्ट्स कराने जा रहा हूं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, पहले तो इसका R1 1/K1 L/A, तो 1/4, L कितना है 1 और एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर -4, सेंटीमीटर को मीटर में करना गया तो 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 10,000/4 2500। ये रेजिस्टेंस आ गया R1। R2 क्या आ रहा है, अच्छा K5 तो मेरे को K5 दे रखा है 7, K5 इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 7, तो R2 क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, R2 आएगा 1/K L/A, L तो सबका 1 है, एरिया सबका 10 की पावर -4, तो ये क्या बन जाएगा 10,000/2, तो ये आ गया 5,000। R3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके लिए भी वही तो है, K तो वही 2, तो बेटा इसके लिए भी 5,000 इक्वल टू R3। R4 लिखते हैं डायरेक्टली, R4 कितना आएगा 1/K L/A, तो 1/1 1/10 की पावर -4, 1/K K1 है, लेंथ सबकी 1 मीटर है, एरिया सबके लिए 10 की पावर -4, तो ये आ गया 10,000। ठीक है, अब इक्विवेलेंट डायग्राम बना, R5 नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में उसका कोई रोल नहीं। बीच में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हीट करंट तो जाना नहीं है। चेक कर लेते हैं कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। इसका रेजिस्टेंस है 2500, इधर वाले का है 5000, इधर वाले का है 5000 सेम है, और इधर वाले का है 10,000। दिस अपॉन दिस हाफ, दिस अपॉन दिस हाफ बराबर है R1। बेटा दिस अपॉन दिस, अगर दिस अपॉन दिस के बराबर हो तब भी हीट करंट नहीं होता, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दोनों बेटा हाफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई हीट करंट नहीं जाएगा। इसको हटाओ, जब जाना नहीं तो हटाओ, सर्किट का पार्ट ही नहीं, उसमें हीट करंट तो जाना नहीं है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ऊपर सीरीज में दोनों 7500 ऊपर हो गया, और नीचे क्या हो गया 1500, ओह सॉरी, हाँ ये 7500 हो गया, और ये कितना हो गया 15,000। अब इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये और ये पैरेलल में लेंगे, 7500 और 15,000, अब दो ही बचे ना खाली, 7500 और ये 15,000, तो इक्विवेलेंट क्या रहेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/7500 प्लस 1/2 ऑफ 7500 कह सकते हैं, तो 1/7500 कॉमन निकल जाएगा, है ना। अब यहां से बेटा कैलकुलेशन कर लीजिए, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5000। थोड़ा सा दिमाग लगाए करेंगे, बड़े आराम से, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन। तो बेटा पहले ये दोनों सीरीज में थे, जोड़ ली, फिर ये इसके साथ पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, हमसे पूछा गया था तो हमने निकाल दिया, 5000 इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो ये पहला पार्ट खत्म। मैं फिर से बता देना बेटा, 1/K L/A करके मैंने रेजिस्टेंस निकाले, और फिर ये पाया कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो इसमें रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाना था, हटा दिया इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड। अच्छा, यहां से यहां जाने वाली हीट, इसका टेम्परेचर था 100, इसका टेम्परेचर था 0,
तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 100 माइनस 0 और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 5000। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/50 जूल पर सेकेंड। बहुत ही कम हीट करंट आया भाई, बहुत ही कम। ठीक है 1/50 जूल पर सेकेंड, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। टेम्परेचर एट अपर एंड एंड लोअर एंड और हीट फ्लोइंग थ्रू अपर एंड अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन। इसको एक बार मिटो देते हैं बेटा। इसमें हीट करंट क्या होगा ऊपर वाले, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100, तो जो ऊपर वाले में हीट करंट होगा उसको H1 कह देते हैं। H1 क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100 और रेजिस्टेंस कितना हो गया 7500, 1/75। इससे कम आना चाहिए था क्योंकि इन दोनों में मिला के जो हीट करंट है वो ही है, इन दोनों में मिला के जो हीट करंट है वो ही है, तो अकेले इसमें तो कम ही होगा, डिनोमिनेटर बढ़ गया, वैल्यू कम हो गई। H2 कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस तो 100 ही है लेकिन इसका रेजिस्टेंस डबल है। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 15000, 1/150। आप चेक कर लीजिए इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर ही आएगा। मतलब जो टोटल हीट करंट हमने निकाला है उसको H1 प्लस H2 से बराबर करके देख लीजिए। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूं, अगर आपको बाई चांस शक लग रहा हो कि सही आएगा या नहीं आएगा। बेटा टोटल हीट करंट जो निकाला डेल्टा T बाय आर इक्वलेंट, तो टोटल हीट करंट जो आएगा बेटा वो H1 प्लस H2 ही तो होगा। चेक करते हैं, H1 प्लस H2 निकाल के चेक करते हैं। 1/75 प्लस 1/150, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो क्या जाएगा 2/150 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 150, 2 प्लस 1 3, 3 5 15, 0 का 0, 1/50। अरे H1 प्लस H2 तो H आ गया, अरे हाँ वही तो आएगा। अगला लास्ट पार्ट कह रहे हैं इसका टेम्परेचर कितना हो या इसका टेम्परेचर, दोनों का सेम होगा तो पता ही। तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR। अब टेम्परेचर डिफरेंस यहां से यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस का है, मिटा देते हैं पहले। बहुत शानदार तरीके से प्रदीप सर ने जगह बना ली। 100 माइनस 3 टेम्परेचर डिफरेंस, या अगर आपको मन करे बेटा देखो वैसे मेरे को अच्छा लग रहा है ये T माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस को HR के बराबर करो, H1 बेटा H1 वही हीट करंट है तो T माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस HR। H कितना है प्यारे बच्चों, H1 कितना है 1/75 और R कितना है 5000। 5 1 जा 0 0 0, 5 1 जा 5 5, इसके बाद 5 3 जा 5 2 जा 0 0, 200/3 दैट इज 66.66666 शाम तक 6। ठीक है तो आंसर आ गया 66.66666। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा करते हैं चलिए, मतलब अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कर ही लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मन में कुछ डाउट आ जाए। एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है पहले क्या था बेटा, ये 5 रॉड का सिस्टम की बनता, बना देता हूं। सबकी लेंथ 1 मीटर थी, सबकी लेंथ 1 मीटर है, सबका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां का टेम्परेचर 100 है, यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लैग्ड है, खाली हीट ऐसे ही फ्लो हो सकती है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 4 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी 2 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 1 है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सबसे पहले पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसके बीच में। ठीक है
तो बेटा सबसे पहले R1 निकाली। R1 क्या आएगा 1 बाय के L बाय लेंथ 1 है, एरिया 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में, तो ये आ गया 2500। अब यहां पे के नीचे जो आना था बस वो हाफ हो गया, तो वैल्यू डबल हो जाएगी। R2 क्या हो जाएगा 5000 और वही R3 भी है। R4 के लिए बस यही वैल्यू 1 होगी, दैट इज 4 टाइम्स हो गया, तो R4 हो जाएगा 10000। आप सोचिए ना बेटा, बस 4 के बदले 1 आ गए तो 4 टाइम्स हो गई ना वैल्यू 10000। अब बेटा अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइए। डेफिनेटली बेटा 12th के बाद ये सब चीजें बहुत आसान लगती हैं, क्योंकि 12th में तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। 2500, 5000, 5000, 10000 और ये R। बेटा दिस अपॉन दिस हाफ, दिस अपॉन दिस हाफ, देयरफॉर इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। इनका समेशन क्या हो जाएगा 7500 रेजिस्टेंस, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा 5000, 10000, 15000। इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इन दोनों का 1 बाय आर। इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 बाय 7500 प्लस 1 बाय 15000। कैसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 15000। एलसीएम बाजी करिए 2 + 1 3, 1 बाय 5000। तो R इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू निकाल रहे थे, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 5000। पहला पार्ट खत्म हुआ, ठीक है भैया। दूसरा पार्ट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट। टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, यहां का टेम्परेचर 100 है, यहां का 0। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये होता है हीट करंट, डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट, है ना। और बेटा 1 बाय आर इक्विवेलेंट को क्या कह सकता हूं डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल्टा टी बाय R1। 1 बाय आर इक्विवेलेंट को 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिख रहा हूं, प्लस डेल्टा टी बाय R2। ऐसा क्यों करके दिखाया, ताकि जो मैं पहले मैंने प्रूव किया था डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट को डेल्टा टी बाय R1 प्लस डेल्टा टी बाय R2, वो डायरेक्टली दिख गया, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5000, तो ये कितना आ गया 1 बाय 50 जूल पर सेकेंड, करेक्ट है। अब ऊपर वाले से हीट करंट, नीचे वाले से हीट करंट पूछे, वो कैसे बताएंगे। टेम्परेचर डिफरेंस 100 - 0, कैलकुलेट द हीट करंट फ्रॉम द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, ठीक है, अपर सेक्शन एंड द लोअर सेक्शन। टेम्परेचर एट द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द फिफ्थ रॉड, वो तो बराबर होगा, दो पार्ट बचे, तो इसमें हीट करंट कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस 100, तो इसमें मान लो है H1 और इसमें मान लो है H2। अब 100 - 0 H1 की वैल्यू लिखा हूं, 100 - 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 7500, तो 1 बाय 75 जूल पर सेकेंड। H2 की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों 100 - 0 अपॉन 15000 खट खट 1 बाय 150 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछा है तो ये भी कर लिया। अब यहां पर टेम्परेचर कितना है पांचवी रॉड के एंड्स पे, मतलब पांचवी रॉड का टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो 0 उसके क्रॉस, तो T - 0 भले ऊपर से लिख लो भले नीचे से लिख लो, भले H2 इंटू 10,000 कर लो, पहले मैंने किया था 5000 इंटू H1 R1 किया था, अब H2 R2 करके कर लेते हैं। 1 बाय 150 इंटू 10,000, और ये 200/3 वही 66.666। हाँ यार आएगा तो सेम ही ना यार। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको करा दिया पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से क्लियर, है ना। मेरे को लगता नहीं कि इसके बाद और करने की जरूरत है, तो प्रोबेबली आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ बढ़ा जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हमने कहा कि आगे बढ़ते, तो आगे बढ़ते चले तो बेटा हम तो पहुंच गए
खतरनाक कश्मीर में, और वहां पर बहुत बुरी ठंड पड़ रही थी और हमने देखा लेक पे बर्फ जमी पड़ी थी। तो हमसे हमारा वहाँ पे एक पुराना स्टूडेंट मिला हमको। हमने कहा और भैया क्या हाल है? कहते सर हाल चाल बाद में, पहले ये बताइए कि ये जो मतलब जो थिकनेस है, कहता हम ना आइस की थिकनेस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे शुरुआत में तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अब बहुत हल्के हल्के बढ़ रही है। समझाइए सर ये कितनी तेजी से आइस ग्रो करेगी, है ना। ग्रोथ ऑफ आइस ऑन दी सरफेस ऑफ लेक, जहाँ पे बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है प्यारे बच्चों, बेटा मछलियाँ वहाँ पे भी जिंदा रह पाती है। रीज़न होता है कि नीचे पूरा वो नहीं जमता है, थोड़ा थोड़ा आइस जमती है और उसके बाद आइस नहीं जमती है ना। तो मतलब ऐसा क्यों हो जाता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये मान लो कि जब x जम गई, जब x जम गई आइस, ठीक है। अब बेटा पता क्या होगा, इसके बाद जितनी ज्यादा जमती चली जाएगी ना बेटा, ऊपर टेम्परेचर है -थीटा, तभी तो जम रही है। और जहां पर जमने वाली है वहां टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉटम मोस्ट पे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इतना तो केमिस्ट्री का ज्ञान होगा। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कौन से टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। तो मैक्सिमम डेंसिटी 4, तो भारी वाला वाटर सबसे नीचे रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। ठीक है, ये सबसे नीचे रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, ये सबसे नीचे रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये 4, ये 0, बेटा सबसे ज्यादा डेंसिटी बेटा जो वाटर की होती है ना बेटा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है ना। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा कि भाई पहले तो क्या होता है, आइस में तो वैक्यूल्स होते हैं, है ना। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा। होता क्या है, आइस में ना वैक्यूल्स होते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हल्के हल्के वो यूनिट्स ब्रेक करते हैं, मॉलिक्यूल्स पास आते चले जाते हैं, है ना। और उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली फिर इंटर एटॉमिक सेपरेशन वापस से बढ़ेगा, जैसे थर्मल एक्सपेंशन में होता है। लेकिन पहले क्या होता है, पहले उसमें जो वैक्यूल्स हैं वो हल्के हल्के निकलते जाते हैं और मॉलिक्यूल्स पास आते जाते हैं, है ना। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी अंदर कम होती है। जब टेम्परेचर कम होता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हेनरीज लॉ, है ना। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात तो बड़ी अच्छी बात है, तो केमिस्ट्री वाले टीचर आपको ज्ञान देंगे इस बात का, है ना। मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं फोकस करूंगा, नहीं तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाए। टेम्परेचर कम हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, गैस अंदर आ जाती है, वैक्यूल्स बन जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो वो निकलते जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स पास आते जाते हैं, डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है। तो वहां पर नीचे और यहाँ पे आराम से मछलियां तैर रही। अब शुरुआत की मतलब वो बच्चा मेरे को बोला शुरुआत की जल्दी जल्दी जम गई, बाद में देर लग रही है जमने में। मैंने कहा ऐसा इसलिए है बच्चा क्योंकि जो आइस जम गई ना, ये कंबल की तरह काम करी, ब्लैंकेट की तरह, मोटा ब्लैंकेट हो गया। पहले जब इतनी सी थी तो इतना सा ब्लैंकेट था तो हीट ट्रांसफर आराम से हो जाती थी। अब इंसुलेशन आ गया, ये आइस इंसुलेशन की तरह काम कर रही है, हीट ट्रांसफर रेट कम हो गया, इसलिए अब हल्के हल्के जम रही है। मान लो dt टाइम में dx और जम जाएगी। मान लो dt टाइम में dx बेटा पेन की थिकनेस से भी कम होता है, तो dt टाइम में मान लो dx और जम जाएगी। और बेटा ये जो लेक है ना, ये वेरी डीप है ना। यहां से नहीं मानेंगे, यहां से कोई हीट करंट आ रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है 1/k L/A, है ना, जो इसकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहां से कोई हीट करंट नहीं है, यहां से हीट करंट क्या होगा, 0। ये आपको हमेशा, ये क्वेश्चन में देते ही नहीं है वैसे, एक्चुअली आपको ऑटोमेटिकली एज्यूम ही कर लेना होता है नीचे से कोई हीट करंट नहीं आ रहा है ना। एक आध क्वेश्चन मतलब ये रेजो वाले मतलब कभी कभी टेस्ट में पूछ लेते हैं, तो वहां पर अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि लेक बहुत ज्यादा डीप है, इसका मतलब क्या है कि हीट करंट यहां से इग्नोर कर रहा है। तो बेटा क्या है, ये टेम्परेचर 0 है और ये -θ है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सही बात है। dt टाइम में मैं मान रहा हूं dx और जम जाएगी, dt टाइम पे आई एम एज्यूमिंग dx और जम जाएगी। अच्छा, dx पानी को जमाने के लिए dm मास अगर जम रहा है तो ml उससे थर्मल एनर्जी निकलेगी, तो ही तो m मास जमेगा। m मास को पिघालने के लिए ml थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है, m मास को जमाने के लिए ml थर्मल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो रो a dx हो गई वॉल्यूम, एरिया मान लो a है, a dx हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, ml इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी dt टाइम में। 1 सेकंड में कितनी निकलती है, ka डेल्टा t 0 माइनस θ बाय x, ka डेल्टा t बाय x, और जो थिकनेस है बेटा वो क्या है, x, जिससे हीट फ्लो होगी। ये तो 1 सेकंड में निकलती है ना, तो dt टाइम में कितनी थर्मल एनर्जी निकलेगी, इनटू dt। ठीक है, देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बेटा ka 0 माइनस θ क्या हो जाएगा, थीटा, ka डेल्टा t
बाय एल, थिकनेस कितनी हुई x। ये तो 1 सेकंड में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो dt टाइम में कितना होगा h dt, और dt टाइम में dx थिकनेस जम गई, तो a dx वॉल्यूम जम गई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इतना मास जम गया, मास इतना जम गया तो ml इतनी थर्मल एनर्जी निकल गई। आया? बिल्कुल आया। तो यहां से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अगर जो बच्चे का क्वेश्चन था वो तो मैंने बता दिया, वो स्टूडेंट मेरे से क्या कह रहा था, कहता dx बाई dt जो है पहले ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था, बाद में dx बाई dt कम हो गया, रेट ऑफ जमना कम हो गया, अब कम कम जम रही आई, पहले ज्यादा जम रही थी, तो dx बाई dt जो आ रहा है बेटा आप ध्यान से देखो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, x नीचे आ रहा है dx बाई dt। और ऐसा क्यों हो रहा है प्रैक्टिकली बोलो, ये तो थ्योरेटिकली हो गया, प्रैक्टिकली क्या है, जितना जमता जाएगा उतना मोटा इंसुलेशन हो गया तो हीट करंट कम हो जाएगा, हीट करंट कम हो जाएगा, हल्के हल्के हीट निकलेगी, पहले ज्यादा निकल रही थी तो ml ज्यादा मास जम रहा था 1 सेकंड में, अब कम निकल रही है तो कम मास जमेगा, कम थिकनेस जमेगी अब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चा। तो रो ए एल बाय के ए थीटा एक्स डी एक्स, बल्कि उधर लेना चाहिए था, के थीटा बाय रो एल, के थीटा ए कड़े रो एल, एक्स डी एक्स इधर और डी टी। जब टाइम 0 था तो थिकनेस 0 थी, जब टाइम t हुआ तो थिकनेस x हुई, एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू के थीटा बाय रो एल इंटू टी। तो x कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहां से अंडर रूट ऑफ 2k थीटा बाय रो एल टी इंटू एक्स। अंडर रूट एक्स का ग्राफ किस तरीके का होता है बेटा, बचपन से जानते हैं, इस तरीके का होता है। तो x अंडर रूट एक्स ऐसा होता है, हम जानते हैं बेटा बड़े आराम से, बेटा ये तो ग्राफ आपको मालूम होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ तो ऐसा ही होता है, तो मालूम है। तो शुरू के 1 सेकंड में ज्यादा जमी, बाद में 1 सेकंड में कम जमी, फिर और कम। ठीक है, अब बेटा ये पता है, ये मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। अच्छा देखो, लेटेंट हीट ज्यादा होगी तो ज्यादा थर्मल एनर्जी निकालनी पड़ेगी जमाने के लिए। लेटेंट हीट अगर ज्यादा होती वाटर की तो x कम होता। आया? डेंसिटी ज्यादा होगी तो भी x कम, क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, वही dx जमने के लिए a dx उसी वॉल्यूम का मास ज्यादा है, तो ml उससे ज्यादा थर्मल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो रो ज्यादा होगा तो x कम होगा। k ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से हीट जाएगी तो x ज्यादा हो जाएगा। और जितना टेम्परेचर ये जितना ज्यादा मतलब जितना माइनस में ज्यादा होगा, जितना थीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा, उतना हीट करंट ज्यादा, उतना तेज जमेगी। फील आ रही बात की? ओ यहाँ तो टी था, आई एम सॉरी यहाँ टी था। और टाइम बढ़ता जाएगा तो ज्यादा जमती जाएगी, साफ सीधी सी बात है भैया। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ लेक। ठीक है बच्चों, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया। अगर मन है एक बार और पूछने का पूछ लो, बोलो, कहो नहीं आया तो बता दो, नहीं आया बताते हैं, फिर से बताते हैं। आइए देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चा लोग, प्यारे बच्चों, बेटा ध्यान से लेकिन उठ के बैठिए, लेट के देखेंगे तो बताएंगे नहीं, और गर्दन और दबा देंगे बेटा टीवी में से बाहर निकल के या लैपटॉप में से या मोबाइल में से। अब dt बेटा x जम चुकी है, dt टाइम में मान लो dx और जम जाएगी, dt टाइम में मान लो dx और जम जाएगी, तो a dx वॉल्यूम जम जाएगी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इतना मास जम जाएगा इनटू l। अगर dx थिकनेस और जमनी है तो dx का जो मास हो गया वो ये हो गया, ml इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी तो ही तो ml इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी, इसका जो मास है ml इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी तो ही तो ये जमेगा, बराबर। अब dt टाइम में इतना जमा है तो dt टाइम में थर्मल एनर्जी इतनी निकलेगी, 1 सेकंड में क्या निकलती है, ka डेल्टा t बाय l, और l क्या हो गया बेटा, थिकनेस x, ये क्या है x। 1 सेकंड में इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी तो dt टाइम में इतनी। आया? बिल्कुल आया। तो यहां से क्या है, x dx के थीटा बाय रो एल dt। जब टाइम 0 था तो थिकनेस 0 थी, जब टाइम t हुआ तो थिकनेस x हुई। यहां से x की वैल्यू क्या रही, अंडर रूट 2k थीटा बाय रो एल टी। ग्राफ कैसा आएगा x का, अंडर रूट टी टाइप, है ना? आया समझ में? या t प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, आप समझ
समझते हैं, एक्स स्क्वायर उधर टी। तो एक्स को डबल होने में, पहले एक्स तक जमने में टाइम कितना लगेगा, मान लो कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ टी मान लो है, कुछ सी एक्स स्क्वायर, सारी कांस्टेंट को नाम दे दिया सी। तो 2x तक जमने में टाइम कितना लगेगा, टी डैश। 2x तक जमने में क्या लगेगा, 2x का स्क्वायर लगेगा 4cx स्क्वायर। अच्छा, टी टाइम में x जमेगा, अगले 3t टाइम में फिर x जमेगा, और उससे अगला x जमने में तो 5t टाइम लगेगा। आप सोच के देखिए, x से ये 2x हुआ तो ये क्या आ गया 4t, 3x होने में क्या हो जाएगा, 3x लिखेंगे तो 9cx स्क्वायर, तो t डबल डैश ये कितना आ रहा है बेटा 9t। तो बेटा t टाइम में x जमा, 2t जमा, मतलब 2x जमने में 4t टाइम लगा, तो यहां से यहां आने में तो 3t हो गया, और यहां से यहां आने में 2x से 3x होने में तो 4t से 9t होने में मतलब 5t टाइम लगा। तो शुरू का x जमना, अगला x जमना और उससे अगला x जमने में जो टाइम लग रहा है वो 1:3:5 के रेशियो में आ रहा है। बेटा समझने की कोशिश करिए, t प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, t इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अगर x 1 होगा, x इक्वल टू 1 के लिए टाइम क्या लगेगा c, x इक्वल टू 2 के लिए टाइम क्या लगेगा 4c, x इक्वल टू 3 के लिए टाइम क्या लगेगा 9c। तो बेटा 1 से 2 होने में टाइम कितना लगा, c तो हो चुका था 4c हो, तो 3c टाइम लगा। तो शुरू का कुछ 1 जमने में टाइम लगा c, 1 से 2 होने में टाइम लगा 3c, और 2 से 3 होने में टाइम लगेगा 5c। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल बातें हैं और मेरे को लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूं। ग्रोथ ऑफ आइस ऑन द थिकनेस ऑफ लेक। अब आया बेटा लास्ट टॉपिक जिसको मेरे को टच करना है कि अगर जो रेजिस्टेंस है 1/k/L/A जिसको मैं बोल रहा हूं, अगर एरिया वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे। हालांकि बेटा करंट आप पढ़ चुके हैं प्रोबेबली, है ना, तो बहुत ही आसान लगने वाला है क्योंकि वहां पर भी सेम टाइप की चीजें होती हैं। बोर्ड को रब करते हैं और फिर चमकते हुए बोर्ड पे देखते हैं जब एरिया वेरी हो रहा होगा तो कैसे निकालेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस होता है 1/k/L/A, और ये कहां से बेटा ज्ञान प्राप्त हुआ था मैं आपको याद दिलाता हूं। बेटा 1D करंट की बात चल रही थी, यहां पर टेम्परेचर था T1, यहां पर टेम्परेचर था T2, है ना, हीट ऐसे फ्लो हो रही थी। हमने कहा था जितना एरिया ज्यादा होगा उतना हीट करंट ज्यादा होगा। हमने कहा था हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ये कौन सा वाला एरिया है, क्या ऐसे वाला एरिया लिया था या ऐसे वाला, ऐसे वाला जिसके अलाउंग कोई थर्मल एनर्जी फ्लो नहीं, थर्मल एनर्जी फ्लो ऐसे उससे परपेंडिकुलर वाला, जिसके अलाउंग थर्मल एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है उसका एरिया था। थर्मल एनर्जी जिधर को फ्लो हो रही है उससे परपेंडिकुलर वाला, इधर को नहीं फ्लो हो रही, मतलब इस पे हर जगह टेम्परेचर जो भी होगा वो सेम होगा, तभी तो बेटा इसके अलाउंग हीट करंट नहीं। हीट करंट तो होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो बेटा ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे जब सेम टेम्परेचर है, आइसोथर्मल सरफेस। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल सरफेस। और यही इलेक्ट्रिसिटी में क्या नाम होता है इसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके अलाउंग करंट नहीं होता है ना। तो आइसोथर्मल सरफेस का एरिया होता है बेटा, या हीट करंट से परपेंडिकुलर वाला एरिया होता है। ठीक है, आइए बेटा अब देखते हैं कि कैसे करेंगे क्वेश्चंस जहां पर एरिया वेरिएबल होगा, या 2D हीट करंट या 3D हीट करंट की बात कैसे करेंगे। मान लो चॉकलेट इंडस्ट्री और मेरे पास एक अंदर हमने क्या किया, गरम गरम चॉकलेट भर दी। अब ये एक केसिंग है उसकी मेटल की, है ना, इसको खोलेंगे तभी जब वो जम जाएगी। तो ऐसे थोड़ा चेक करते रहेंगे खोल खोल के, हमको टाइम पता होना चाहिए कितने टाइम में जम जाएगी, तो कितने रेट से हीट निकल रही है ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसका रेजिस्टेंस पता होगा तो डेल्टा T/R से हीट करंट पता लग जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस निकालना बेटा, हीट करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखिए। ये बेटा ये स्फीयर अंदर का रेडियस A और बाहर का रेडियस B, कितने मतलब क्या रेजिस्टेंस है इसके बीच में ये बताना है। अब बेटा हीट करंट से परपेंडिकुलर जो एरिया है सोचिए ध्यान से, मान लो x पे मैं छोटा सा dx ले लूं, तो बेटा एरिया क्या है 4πx² और थिकनेस क्या है dx। बेटा मेरी बात समझिए ध्यान से, अंदर का रेडियस है a, बाहर का रेडियस है b। अलग अलग x पे बेटा हीट करंट तो ऐसे ही जाना बाहर को, तो उससे परपेंडिकुलर एरिया तो ऐसे ही बनेगा। तो x पे बेटा अगर मैं छोटा सा dx एज्यूम कर लूं,
dx का मैं क्यों dx लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बेटा जो रेजिस्टेंस है सारे के सारे हर एक dx सारे सीरीज में आ रहे हैं, पर बेटा 1/k L/a में बेटा L को मैं dx लेना चाह रहा हूं ताकि एरिया 4πx², dx में तो एरिया में चेंज नहीं आएगा बेटा, 1/k L/a में एरिया अलग अलग का अलग अलग है, कौन सा लूं, तो बेटा dx के लिए मान सकता हूं एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां से यहां पे पहुंचे कोई एरिया में चेंज नहीं, पर यहां से यहां पे आए तो बेटा एरिया में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। तो बेटा ये हो गया छोटा सा रेजिस्टेंस dr, और बेटा एक के बाद एक रेजिस्टेंस ही तो लगे हुए सब सीरीज में, ठीक है, तो ये छोटा सा dr आ गया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा प्यारे बच्चों, कहां से कहां तक करना है, a से लेकर b तक, तो 1/4πk dx/x², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, x की पावर -2 का होगा, x की पावर -2 + 1/-2 + 1 नहीं है बेटा, 1/k dx/a है ना, 1/k dx/a, dx थिकनेस है, एरिया कितना हो गया बेटा, अब आइसोथर्मल सरफेस का एरिया क्या आ जाएगा 4πx², 1/k dx/a, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर -1/-1 दैट इज -1/x, a से b नेगेटिव हटा दो और लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो, तो 1/4πk 1/a - 1/b, 1/4πk 1/a - 1/b, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, 1/4πk 1/a - 1/b, 1/4πk 1/a - 1/b आया, बिल्कुल आया। चलिए तो इसको याद रखना बेटा, 1/4πk 1/a - 1/b, तो वैसे तो अगर आप मतलब वहां पे पढ़ के हैं तो वहां पे ρ/4π 1/a - 1/b था, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, तो वो वहां था, वहां पर कंडक्टिविटी के बदले रेजिस्टिविटी था, वहां ρ dx/a का इंटीग्रेशन किया था, तो खाली ρ/4π 1/a - 1/b था, ρ/4π 1/a - 1/b, ये याद रखना, 1/4πk 1/a - 1/b। आई अब 2D हीट करंट, मान लीजिए एक पाइप में से गरम गरम तेल निकल रहा है या कोई भी गरम गरम चीज निकल रही है, एक पाइप है, इसमें गरम गरम कोई भी चीज आ रही है ऐसे, और ये पाइप की थिकनेस है कुछ, दैट इज बेटा अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर टेम्परेचर ज्यादा है बाहर कम है, तो हीट करंट जाएगा बाहर को ऐसे, ऐसे बाहर को जाएगा हीट करंट, ऐसे हीट करंट बेटा बाहर को जाएगा। साइड व्यू देखें अगर हम इसका, तो अंदर बेटा टेम्परेचर ज्यादा है बाहर कम है, तो हीट करंट ऐसे जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है बाहर को। अब बेटा x पे यहां पर dx अगर लेंगे तो वो आइसोथर्मल सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंडर, जो पहले स्फेरिकल बना था वो क्या हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। मतलब अगर यहां पे अगर आपने x पे छोटा सा dx लिया, जो कि मेरे ये लेने में बहुत तकलीफ देता है क्योंकि बड़ा गंदा हो जाता है फिगर, ये dx है, तो बेटा 1/k यहां पर छोटा सा रेजिस्टेंस क्या है, एक के बाद एक यहां पर भी है, एक के बाद एक यहां पर भी, सीरीज में तो यहां पर भी, तो छोटा सा रेजिस्टेंस dr क्या आएगा 1/k dx/a, और एरिया क्या है 2πxl, एरिया क्या है 2πxl, आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। अब dr का समेशन कर देंगे भैया, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, वही इनर रेडियस यहां पर भी a है, आउटर रेडियस यहां पर b है, a से लेके b तक आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस r = 1/2πkl, 2πkl dx/x का इंटीग्रेशन ln x, ln b - ln a हो जाएगा ln b/a, 1/2πkl ln b/a, 1/2πkl ln b/a आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे मिलता है, उसका आया था 1/4πk 1/a - 1/b, इसका 1/2πkl ln b/a, एक एक स्टेप सुन के एक एक स्टेप बेटा नोट करिए, खुद से भी लिखिए, 2 बार सुनिए 3 बार सुनिए, पक्के से आना चाहिए बेटा, अगर ये ना आए तो थोड़ी सी गलत बात है। बाकी बेटा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि करंट में वाला पोर्शन अगर अच्छे से कर रखा है तो बहुत ही आसान पड़ रहा होगा, और अगर यहां पे ही अच्छे से कर लेंगे तो करंट वाला बहुत आसान पड़ेगा, दोनों में सिमिलर ही है बेटा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, मान लो स्फेयर,
इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 4r है। मान लो यहां पर टेम्परेचर है मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे है मान लो 0, तो 2r पे टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट इज द टेम्परेचर एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर? अंदर का 100 है, बाहर का 0। व्हाट इज द टेम्परेचर एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर? यहां का टेम्परेचर 2r पे टेम्परेचर क्या होगा? तो बेटा सुनिए ध्यान से, यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस 2r पे टेम्परेचर मैं T मान लूंगा, लेकिन पहले 100 माइनस 0 टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन 4 पाई के 1 बाय a माइनस 1 बाय b 1 बाय r माइनस 1 बाय 4r 1 बाय r माइनस 1 बाय 4r। अब यहां का टेम्परेचर T है और यहां का 0, तो T माइनस 0 ये टेम्परेचर डिफरेंस होगी। जो यहां से यहां में हीट करंट है, यहां से यहां में भी तो वही हीट करंट है भाई, सेम। और इसका रेजिस्टेंस क्या है? 2r से 4r का 1 अपॉन 4 पाई के 1 बाय a माइनस 1 बाय b 1 बाय 2r माइनस 1 बाय 4r। खत्म। 4 पाई के गया 100 1 बाय r माइनस 1 बाय 4r, r को भी काट दिया 1 माइनस 1 बाय 4 3 बाय 4 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 1 बाय 4। तो t कितना आ गया प्यारे बच्चों? 100 बाय डिग्री सेंटीग्रेड। T कितना आ गया प्यारे बच्चों? 100 बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड। T कितना आ गया प्यारे बच्चों? 100 बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या किया बेटा? 100 माइनस 0 यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 1 बाय 4 पाई के 1 बाय a माइनस 1 बाय b और T माइनस 0 यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 1 अपॉन 4 पाई के 1 बाय 2r माइनस 1 बाय 4r 1 बाय 2r माइनस 1 बाय 4r, यहां तक का रेडियस 4r। बस बेटा हीट करंट बराबर किया और हमने जहां का टेम्परेचर मालूम करना था मालूम कर लिया। ऐसा ही अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो सिलेंड्रिकल के लिए भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए सेम वैल्यूज ही ले लेते हैं। मान लो सिलेंडर है, लेकिन मैं दिखा ऐसी क्रॉस सेक्शन को, इसका रेडियस r है, इसका 4r है, यह सिलेंडर, साइड व्यू है सिलेंडर का, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर एट 2r? यहां का टेम्परेचर बताना है, T होगा। अब क्या बोलेंगे? वही अंदर टेम्परेचर जो फ्लूइड है अंदर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 2r पे कितना होगा? तो 100 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा सिलेंड्रिकल का? 1 अपॉन 2 पाई के एल 1 अपॉन 2 पाई के एल ln b बाय 4r अपॉन r ln 4। और यहां का T और यहां का 0, तो जो हीट करंट यहां से यहां में हो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस वही यहां से यहां में सेम वही हीट करंट है। T माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन 2 पाई के एल ln b बाय ln 4r बाय 2r 4r बाय 2r 4 बाय 2 क्या हो जाएगा? 2 कटा कटा, तो क्या आ जाएगा आंसर? T इक्वल टू 100 ln 2 बाय ln 4। ln 4 को लिख सकते हैं 2 ln 2 2 स्क्वायर 2 ln 2, तो 50 इज द आंसर, क्योंकि ये 2 ln 2 बन जाएगा ना, 2 स्क्वायर है, 2 इधर आएगा और ln 2 कट जाएगा, तो 100 बाई 2 हो जाएगा 50। तो बेटा 2r पे टेम्परेचर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना रहे किसी भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को मैं छोड़ ना दूं कहीं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है r, जिसकी लेंथ है l, ठीक है, और कंडक्टिविटी जो है ना बेटा वो x के साथ साथ वेरी कर रही है, k इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसे कंडक्टिविटी वेरी कर रही है। थर्मल कंडक्टिविटी वेरीज विद x एज k इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इधर से इधर को थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमको बताना है रेजिस्टेंस कितना होगा इन दोनों एंड्स के बीच में। अब बेटा अलग अलग एक्स पे रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी अलग अलग है। एक तो बताना है मेरे को, मतलब बस मेरे को रेजिस्टेंस ही बताना है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हीट करंट भी बता लेंगे। अब बेटा कैसे करें? तो बेटा एक्स पे आप क्या करेंगे, बहुत छोटा सा dx ले लेंगे। ये आपने एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स हो सकते हैं,
हर एक बेटा dx के लिए मैं मान सकता हूं कि कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, x के साथ वेरी कर रही है, पर dx के साथ कोई dx में कोई वेरिएशन नहीं है। तो बेटा ये जो पोर्शन है ये इस पोर्शन के लिए मान सकता हूं छोटे से इस सिलेंडर की, मतलब ये छोटे से मतलब एक एलिमेंटल सिलेंडर के लिए मान सकता हूं कंडक्टिविटी सेम। तो ऐसे बेटा बहुत सारे हॉलो सिलेंडर हो सकते हैं यहां से लेके, है ना, ऐसे बहुत सारे हॉलो सिलेंडर हो सकते हैं। तो बेटा और सबके सब पैरेलल, सबके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस होगी। तो अब यहां पे क्या लगेगा, dr का समेशन या 1/dr1 प्लस 1/dr2 प्लस 1/dr3, 1/d यहां पे 1/r इक्विवेलेंट आएगा 1/dr का समेशन, क्योंकि सब पैरेलल में। इसके ये वाले सिलेंडर के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये वाले के अक्रॉस भी तो वही टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2, इधर T1 इधर T2। बेटा आप समझ रहे हैं, एक सिलेंडर बहुत सारे सिलेंडर से मिलके ही तो बन रहा है और सबके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है, सब पैरेलल में। तो बेटा dr, अच्छा पहले dr की वैल्यू बताइए क्या है, 1/k dx/a। अब एरिया कितना है जिससे हीट फ्लो हो रही है, वो एरिया कितना है, ये वाला एरिया, हीट फ्लो के परपेंडिकुलर वाला, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, गंदा कर दिया बेटा। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि हीट फ्लो इधर को हो रहा है, उससे परपेंडिकुलर वाला एरिया, x पे छोटा सा dx ले लिए, इस एरिया की बात कर रहे हैं। और ये एरिया कितना होगा बेटा, x पे छोटा सा dx थिकनेस है। तो अगर इस मान लो इसको यहां से निकालूं, काटूं और खोल दूं, तो 2πx हो गई इसकी लेंथ, पेरीमीटर हो गया 2πx, थिकनेस हो गई dx। तो बेटा ये एरिया कितना हो जाएगा 2πx dx, कितना एरिया हो जाएगा 2πx dx। तो एरिया हो जाएगा 2πx dx, है ना, 1/k l/a, 1/k l/a होता है ना रेजिस्टेंस। तो 1/k लेंथ तो गई l, जो सिलेंडर की लेंथ है, जो हीट करंट जितनी लेंथ के लिए फ्लो है, 1/k l/a, और एरिया क्या है 2πx dx। बेटा वो 1/k dx/a वो मुंह पे चढ़ गया था पिछला वाला, 1/k l/a होता है ना, वहां पे लेंथ dx ले रहे थे क्योंकि एरिया x के साथ साथ वेरी कर रहा था। तो dx पे मैं कहूंगा कि dx के लिए एरिया कांस्टेंट है, यहां पर dx के लिए मैं कहूंगा थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, और k क्या है ax प्लस b। तो 1/ax प्लस b इंटू 2πx dx, और ये आ गया बेटा dr। अब मेरे को करना क्या, 1/dr का समेशन करना है। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/dr का समेशन, और 1/dr क्या बन जाएगा, ax प्लस b, बल्कि x को अंदर ले जाइए, ax स्क्वायर प्लस bx, और बाहर क्या है 2π, और नीचे क्या हो जाएगा l। बस कहां से कहां इंटीग्रेट करना बेटा, ये मेरे को सिलेंडर्स कहां से कहां लेने पड़ेंगे, x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, सोच के देखिए। 0 से लेकर स्टार्ट करने पड़ेंगे सिलेंडर्स, और कहां तक, r तक। 0 से लेकर r तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरे पास बेटा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, a r³/3 प्लस b r²/2 एक सेकेंड जरा मार्कर चेंज कर लेता हूं बस, a r³/3 प्लस b r²/2 और 2π, ये आ गया 1/r इक्विवेलेंट। पलटी मार लेंगे तो आ जाएगा बेटा। बस मैंने आपको बस पता है यहां पे क्या बताना चाहा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यह बताना चाह रहा था कि बेटा इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है, पर बेटा x पे बस छोटा सा dx लूंगा ना बेटा, बेटा ये x पे छोटा सा ना dx लेंगे अगर, तो बेटा इसका एरिया आएगा 2πx dx। और हर एक ऐसे सिलेंडर के लिए बेटा, हर एक सिलेंडर के लिए बेटा टेम्परेचर डिफरेंस वही है T1 माइनस T2। तो हर एक सिलेंडर पैरेलल, ये वाला सिलेंडर इसके साथ पैरेलल होगा, अगला वाला इसके साथ, मतलब मैं बहुत सारी फिगर्स नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तो बेटा हमने क्या करना है, dr निकालना है, और ये सब पैरेलल में इसलिए 1/dr का समेशन किया है यहाँ पे, वो 1/r इक्वल। पलटी मार के करके नहीं दिखा रहा हूं,
एंड दिस इज द आंसर। और बेटा यही था बेटा जहां तक मेरे को आपको समझाना था। डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रखा है, मेरी रिक्वेस्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के ये देखेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। तो हो गया कंडक्शन समाप्त। कल स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आपके साथ रेडिएशन, लेकिन बढ़िया करके इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बहुत मेहनत से इस टॉपिक को समझ लीजिए। ये समझ में आ गया तो आप मान सकते हैं कि बेटा आपको मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत फायदा मिल जाएगा, लेकिन करंट पढ़ के आते तो ये बहुत आसान लगता है। इसीलिए बेटा ये टॉपिक इन जनरल कोचिंग्स में क्लास 12 में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों बस इतना ही था। कंडक्शन में जो कुछ था वो सब कुछ करा दिया गया है, हर वेरिएशन के क्वेश्चंस आपको सिखा दिए। तो बस बेटा बढ़िया मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। कल स्टार्ट करते हैं रेडिएशन, है ना। और खूब बढ़िया मस्त तरीके से बेटा होमवर्क करिए और आगे बढ़िए।